बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की काजेस और जो सिम्टम्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू असेस एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और इसको हम दूसरी शोल्डर जॉइंट्स की जो पेन है उससे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या ये जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है इसको कैसे प्रॉपर डायग्नोज किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने डिटेल्ड पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है। तो हिस्ट्री लेते हुए आपने उससे उसकी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो ज़रूर जहन में रखने हैं कि आपने उसकी एज पूछनी है, क्योंकि ये जो है ये 40 to 60 वाले पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। तो एज से भी एक तो आपको आइडिया हो जाएगा, और दूसरा जो पेशेंट जब बता रहा होता है तो उसकी ये जो पेन है ये इंसीडियस है या उसकी सडन ऑनसेट है। तो अगर तो सडन ऑनसेट है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं या तो वो कोई रेडिकुलोपैथी है या कोई ट्रामा हुआ है। और अगर वो इंसीडियस है, ग्रेजुअली उसको ये पेन डेवलप हुई है और पेन की वजह से उसकी रेंजेस लिमिटेड होना शुरू हो गई हैं, तो फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर की कैटेगरी में आ रहा है। हम टेपर ऑफ करते जा रहे हैं सिम्टम्स को और आहिस्ता आहिस्ता अपने डायग्नोसिस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो आप उसकी एज पूछें, उसको ये ट्रॉमा की हिस्ट्री पूछें, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछें, और सर्वाइकल में कहीं कोई पेन तो नहीं रहती उसके बारे में पूछें। या अगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो फीमेल है और 40 इयर्स से अबव उसकी एज है। 40 और फैटी फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है कि उनके राइट टिप ऑफ शोल्डर में पेन और पीछे शोल्डर ब्लेड्स जो होते हैं इस वाले एरिया में उसको पेन की कंप्लेन होती है, या वो टिप ऑफ शोल्डर में राइट में कंप्लेन कर रही होती है। तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल रीज़न आप उसको ज़रूर डिस्कस करें कि उसको नोजिया और वॉमिटिंग तो नहीं होती। तो वो गॉल ब्लैडर में अगर लिस्थेसिस है, कोलिलिस्थेसिस, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम जो है ये रेफर्ड पेन इस वाले एरिया में आ सकती है, शोल्डर वाले एरिया में, और शोल्डर ब्लेड की बैक इस वाले एरिया में। तो उसको आप ज़रूर कंसिडर करें। तो डिटेल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपने इंस्पेक्शन करनी है। तो इंस्पेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपके पास कोई एक पेयर है तो उसको ऑलवेज कंपेयर करें। व्हेन देयर इज पेयर ऑलवेज कंपेयर। तो अगर आप पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको राइट या लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो आप राइट भी ज़रूर इंस्पेक्ट करें। तो इंस्पेक्ट करते हुए आपने देखना क्या क्या है। आपने सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यूज जो है ना उनकी कैटेगरी करके तो उनको अलग-अलग देख सकते हैं। फिर आपने विजिबल कोई मार्क है, कोई स्कार टिश्यू बने हुए हैं तो उनको ज़रूर डिस्कस करना है और देखना है कि वो किस वजह से बने हुए हैं, पेशेंट से पूछें। और इंस्पेक्ट करते हुए आपने एट्रोफिक चेंजिंग्स ज़रूर देखनी है, स्किन का टेक्सचर ज़रूर देखना है कि आपने देखना है। सपोज हम शोल्डर की बात करें तो आपने ये अपर जो ट्रैप है इन दोनों को देखना है कि ये दोनों सिमेट्रिकली एक जैसे हैं कि नहीं, शोल्डर ड्रॉप तो नहीं है, शोल्डर में ये जो डेल्टॉइड का वर्क है दोनों साइडों पे एक जितना है या नहीं है। अगर इसमें वेस्टिंग हुई है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। उसके बाद एंटीरियर जो आपका पेक्ट वाला एरिया इसको आप देखें कि ये ठीक है, इसमें कोई विजिबल कोई मार्क तो नहीं है, या ये हाइपोट्रॉफ या बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफ तो नहीं हुआ इसको देखें। फिर समटाइम्स बाइसेप्स जो है उसको आप ज़रूर कंसिडर करें कि ये हाइपरट्रॉफ तो नहीं हुआ या इधर कोई ऐसे लगता हो कि बम्प सा बना हुआ है, तो उसको आप डिस्कस करें, देखें ज़रूर कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आप पोस्टीरियर साइड पे तो आप इसको इस तरह भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर इस वाले एरिया को आप इंस्पेक्ट करते हुए देखें कि स्कार मार्क तो नहीं है, कोई एट्रोफिक चेंजिंग्स तो नहीं है, या स्किन में टेक्सचर में कोई चेंजिंग्स तो नहीं आई हुई। तो ये चीज़ें कंसिडरेबल हैं। उसके बाद आप पैल्पेशन करें। तो पैल्पेशन करते हुए आपने लोकल सारे एरिया को पैल्पेट करना है। तो उसका यह है कि आप पहले सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेट कर लें, फिर हार्ड टिश्यू पैल्पेट करें। हम जब फ्रोजन शोल्डर की बात करते हैं और ग्रेजुअली पेन और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लिमिटेशंस जो डेवलप हो गई हैं, तो उसमें आपने मायोफेशियल पेन सिंड्रोम को ज़रूर कंसिडर करना है। हम समटाइम्स जो है मिसडायग्नोज कर लेते हैं कि शोल्डर के कैप्सूल के एडहेजन्स की वजह से लिमिटेशन है, या कि जो मसल्स हैं उनमें मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हुए हैं, उस वजह से पेशेंट पेन में है और वो अलाउ नहीं कर रहा कि शोल्डर को ऊपर ले जा सके, या शोल्डर को सर के पीछे लेके जा सके, या शोल्डर को अपनी बैक के पीछे लेके जा सके, या उस शोल्डर की जितनी मूवमेंट्स हैं, हरकत हैं, उनको कर सके। तो वो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि ये जो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स होते हैं डिफरेंट मसल्स के, तो उनको आपने ज़रूर कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर पेक्ट वाला एरिया है तो पेक्ट वाले एरिया के आप ये जो स्टर्नल है, स्टर्नल पार्ट और क्लेविकुलर पार्ट, इन दोनों को आपने ज़रूर डिस्कस करना है लोकलाइज्ड चेक करके कि कहीं पेन तो नहीं है पेशेंट को।
तो वो आपने जरूर डिस्कस करनी है, क्योंकि जब ये मीडियल रोटेशन वाला जो इसका एलिमेंट है तो उसमें आपका एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन जो है उसमें आपका पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो जब आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं और पैल्पेट कर रहे हैं तो आपने ये भी देखना है कि राउंडेड शोल्डर वाला पेशेंट तो नहीं आपके पास आया जिसकी ऑलरेडी जो है वो मसल जो है वो शॉर्टेंड हुए हुए हैं और पोस्चर की वजह से वो आगे लीनिंग फॉरवर्ड हर वक्त उसके शोल्डर रहते हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर कंसिडर करना है। इसकी वजह से रेंजेस तो लिमिटेड नहीं हो रही है और जो बाद में सेकेंडरी आपकी ये जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है वो डेवलप कर रही हैं। तो आपने पेक्ट माइनर, आप जब इस एरिया में ये सुप्राक्लेविकुलर फोसा और ये इंफ्राक्लेविकुलर फोसा में आप जब डीप इधर पैल्पेट करेंगे तो आपको इधर कोराकॉइड प्रोसेस फील होगा। तो ये इनका कोराकॉइड प्रोसेस है, ये जिस जगह पे मैंने टिप लगाया हुआ है। तो इस एरिया में आप उसको डीप पैल्पेट करके देखें। समटाइम्स जो आपका पेक्ट माइनर है जो इस वाले एरिया से आके इधर अटैच हो रहा है तो उसका भी ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो जाता है। तो पेक्ट मेजर, पेक्ट माइनर के ट्रिगर पॉइंट, इसी तरह डेल्टाइड के इंटीरियर फाइबर, मिडल एंड पोस्टीरियर फाइबर, इनके आपने जो मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको जरूर डिस्कस करना है। क्योंकि अगर सपोज डेल्टॉइड के ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हुए हुए हैं तो पेशेंट इसी एरिया में पेन की कंप्लेन करेगा और ट्रिगर पॉइंट की वजह से वो जो डेल्टॉइड का काम एबिडक्शन करना है वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह आपका ये जो पीछे लेटिसमस टॉर्साई है, ये मसल अब चूंकि बैक का मसल है लेकिन इसमें अगर ट्रिगर पॉइंट डेवलप हुए हुए हैं ये वाले एरिया में तो मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं लेटिसमस टॉर्साई के वो आपको इस एरिया में ज्यादा मिलेंगे। ये जो इंफीरियर बॉर्डर है स्कैपुला का इस वाले एरिया में और ये वाला एरिया जो है इसमें आप पेशेंट जो है ना वो मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स आप लेटिसमस टॉर्साई के चेक करें। इसी तरह आप पर जो ट्रेपीजियस है इसके आपने ट्रिगर पॉइंट्स जरूर देखने हैं। ये जो सारे इसके ट्रिगर पॉइंट्स है अपर फाइबर्स के, मिडल और लोअर फाइबर के, ट्रेपीजियस के देखें। फिर उसके बाद जो लेवेटर स्कैपुली है जो आपके स्पीरियर बॉर्डर के ऊपर इधर स्पीरियर एंगल के ऊपर अटैच है उसका आपने ट्रिगर पॉइंट जरूर देखना है। समटाइम्स उसकी वजह से भी लिमिटेशन होती है क्योंकि जब हम ये शोल्डर ग्लिनोहिमरल जॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये पूरा शोल्डर गर्डल जो है उसको इन्वॉल्व कर लेता है। ये स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट को भी इनको इन्वॉल्व करेगा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को भी इन्वॉल्व करेगा और ये आपका जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है इसकी भी रेंजेस ग्रेजुअली जो है वो लिमिट कर देगा। तो आपने इन सारे जॉइंट्स को कंसिडर करना है और इनसे रिलेटेड शोल्डर गर्डल के जितने मसल्स हैं उन सब के ट्रिगर पॉइंट्स आपने लाजमी देखने हैं, मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स। अगर उनमें लिमिटेशंस पेन होगी तो वो लिमिटेशन कर देंगे आपकी शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट की और आप उसको मिमिक कर लेंगे कि ये शायद फ्रोजन शोल्डर है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर डिस्कस करनी है और इसको कंसिडर करना है। ये हम इसलिए बार बार बात कर रहे हैं कि ये जो आपका शोल्डर जॉइंट पे जो मूवमेंट है इसका जो वन पार्ट है वो आपका स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पे हो रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर शोल्डर जॉइंट पे 3 डिग्री मूवमेंट हो रही है तो उसमें 2 डिग्री जो है वो ग्लिनोहिमरल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही है और 1 डिग्री जो है आपकी स्कैपुला और थोरैसिक जॉइंट जो है ये बीच में इन्वॉल्व है। तो स्कैपुला अगर अलाउ नहीं कर रहा है, इसकी मसल्स टाइट है, इसमें ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हुए हुए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप शोल्डर को ओवरहेड एबडक्ट कर सकें। तो ये चीजें जरूर आपने कंसिडर करनी है। तो इनके ट्रिगर पॉइंट्स वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सुप्रास्पाइनेटस, इसका ट्रिगर पॉइंट, फिर आपने स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो है उसको पैल्पेट करना है और ये सुप्रास्पाइनेटस वाला एरिया है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो इससे नीचे इस वाले एरिया में इंफ्रास्पाइनेटस के ट्रिगर पॉइंट, सुप्रास्पाइनेटस के ट्रिगर पॉइंट उनको डिस्कस करना है। और उसके बाद ये जो आपका लैटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, इसके ऊपर इस वाले एरिया में टीरीज माइनर, टीरीज मेजर, ये आपके रोटेटर्स भी हैं। टीरीज माइनर जो है आपका लैटरल रोटेटर है और इसी तरह इंफ्रास्पाइनेटस ये भी लैटरल रोटेटर है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लैटरल रोटेशन अगर इनका ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हुए हुए हैं तो आप जो लैटरल रोटेशन जो है वो इजीली कर पाएं। तो इसलिए इनके ट्रिगर पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है। अगर इनके ट्रिगर पॉइंट होंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है और वो अलाउ नहीं कर रहा। तो तीसरे नंबर पे आप ये जो टीरीज मेजर है उस वाले एरिया को, इसको आप जरूर देखें। फिर जो इम्पोर्टेंट है रोम्बॉइड्स मेजर और माइनर, ये जब शोल्डर की ब्लेड की रोटेशन हो रही होती है तो रोम्बॉइड मेजर और माइनर वो काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहे थे। तो आपने रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर तो उसके भी ट्रिगर पॉइंट्स जो है उनको आपने जरूर देखना है। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स, पैल्पेट करते हुए आपने लोकलाइज टेंडरनेस जो है ना इनको लोकेट कर लेना है, इनको नोट डाउन करना है।
तो ये समटाइम्स आपकी हिंड्रेंस तो नहीं क्रिएट कर रहे शोल्डर के ग्लिनोइमरल जॉइंट में मूवमेंट के दौरान। उसके बाद आपने जब ये पैल्पिएट कर लिया तो आपने रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है। तो सबसे पहले पेशेंट को आप एक्टिवली कहें कि वो बाजू को ऐसे सामने लेके जाए, ऊपर फुल रेंज आप अटेन करवा के देखें कि कितनी है। इसी तरह पीछे लेके जाएं, फुल वो एक्सटेंशन कितनी कर पा रहा है, एबडक्शन कितनी कर पा रहा है। उसके बाद लेटरल और मीडियल रोटेशन, लेटरल और मीडियल रोटेशन आप हाथ पीछे लगवा के लेटरल रोटेशन और बैक के पीछे हाथ लगवा के मीडियल रोटेशन चेक कर सकते हैं। या दूसरा यह है कि आप इसी पोजीशन में रखें, शोल्डर न्यूट्रल पोजीशन में, और एल्बो जो है फ्लेक्स करके आपने आउटवर्ड लेटरल रोटेशन और इनवर्ड मीडियल रोटेशन, तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप चेक करें पेशेंट की, ये आपने एक्टिव पहले चेक करवानी है, उसके बाद आपने पैसिव चेक करवानी है। तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में अगर एक्टिव और पैसिव रेंजेस जो है वो मेंटेन है तो इसका मतलब है ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस नहीं है, फ्रोजन नहीं है। अगर उसकी एक्टिव में रेंजेस जो है लिमिटेड हैं और फिर उसके बाद आप जब पैसिव करवाते हैं तो रेंजेस कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये है कि उसके मसल जो है उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस वजह से मसल जो है एक्टिवली अलाउ नहीं कर रहे और वो एक्टिवली जो है मूव नहीं कर रहे, तो रेंजेस जो है लिमिटेड है। जब आपने पैसिवली परफॉर्म किया तो उस वक्त रेंजेस सारी जो है वो कंप्लीट थी। हाँ, अगर एंड रेंज के ऊपर रेंजेस आप पैसिव जब परफॉर्म कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ये लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो वो जो एंड फील जो है वो आपको बताएगा कि ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है या नहीं है। तो आपने एंड पे जो एंड फील हम चेक करते हैं वो आपने जरूर उसको अंडर कंसिडरेशन करना है, तो उससे ही आपको डायग्नोज होगा कि ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है या नहीं है। तो इंस्पेक्शन की आपने, पैल्पेशन की और रेंज ऑफ मोशंस जो है आपने चेक की। एक्टिव पहले चेक करें, फिर उसके बाद पैसिव रेंज ऑफ मोशन शोल्डर की जो है वो सारी चेक करें। तो उसमें आपने शोल्डर की फ्लेक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर एबिडक्शन, शोल्डर हॉरिजेंटल एबिडक्शन एडक्शन, कैप्शन जो है ये आपने चेक करनी है। और उसके बाद आपने शोल्डर की लेटरल रोटेशन और शोल्डर की मीडियल रोटेशन, तो ये सारी रेंजेस आप पेशेंट की चेक करेंगे जब आपने एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को डिस्कस करना है या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को आप असेस कर रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो आपने जो ये काइनेटिक चेन है इसको आपने जरूर अंडर कंसिडरेशन रखना है। तो काइनेटिक चेन में जो सर्वाइकल है इसको आपने देखना है कि सर्वाइकल की रेंजेस लिमिटेड तो नहीं है। आपने सर्वाइकल फ्लेक्शन करवाई, सर्वाइकल आपने एक्सटेंशन करवाई, सर्वाइकल जो है आपने साइड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग, राइट एंड लेफ्ट ये आपने चेक करनी है। सर्वाइकल की राइट रोटेशन, सर्वाइकल की लेफ्ट रोटेशन ये आपने चेक करनी है। और उसके बाद सर्वाइकल की ये कंबाइंड मूवमेंट जो है सर्कमडक्शन, तो ये आपने दोनों साइडों पे चेक करके देखनी है, ये लिमिटेड तो नहीं है। समटाइम्स ये रेडिकुलोपैथी की, जैसे हमने पिछली भी वीडियो में डिस्कस किया था कि समटाइम्स रेडिकुलोपैथी की वजह से भी शोल्डर जॉइंट में पेन आ सकती है। तो जब आप ये चेक कर लें ये लिमिटेड नहीं है तो आप इसको ओके कंसीडर करें, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना है। तो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करते हुए आपने एक्सिला के अंदर डीप जाके एक्सिलरी पल्स फील करनी है। उसके बाद आपने ये ब्रेकियम वाले पार्ट में ब्रेकियल पल्स फील करनी है और इस वाले एरिया में आपने रेडियल और अल्नर पल्स जो है ये फील करनी है। तो अगर पल्सेस ठीक है इसका मतलब है वेस्कुलर स्टेटस जो है वो क्लियर है। उसके बाद आपने न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की तरफ आना है। तो आपने इसके डर्माटोम्स चेक करने हैं। C5 ये रेजिमेंट वाला एरिया अगर आप फील कर रहा है, पेशेंट फीलिंग सही बता रहा है तो इट मींस ये डर्माटोम्स ठीक है। इसी तरह C6 वाला एरिया आप ये देखेंगे थंब पे फीलिंग्स ठीक आ रही हैं तो ठीक है। C7 वाला ये मिडिल फिंगर आप चेक कर लें, इस पे फीलिंग्स ठीक है। और C8 जो है ये लिटिल फिंगर जिसे पिंकी फिंगर कहते हैं इस वाले एरिया में, और T1 ये वाला एरिया जो है इनर साइड ऑफ का जो आपका जो आर्म है इसको आपने चेक कर लेना है। इसी तरह जब आप उसके मायोटोम्स चेक करवा रहे हैं तो आपने इसको कहना है कि एबडक्ट करें। अगर वो आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं एबडक्ट करें जी, ऊपर लेके जाएं। तो अगर वो कर रहा है ऊपर लेके जाएं, अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है C5 ठीक है। इसी तरह उसको कहना है कि फ्लेक्शन करे, आगे लेके आए, इसको इधर साथ मिलाएं। तो अगर ये वो इस तरह फोर्सफुली आप रेजिस्टर दे के अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो C6 भी ठीक है। इसी तरह रिस्ट पे नीचे लेके जाएं, तो आप नीचे लेके जाएं। अगर वो ऐसे कर रहा है तो ये C6 ही है। इसी तरह C7 जो है वो आपने एल्बो एक्सटेंशन करवा के देखना है। इसको सीधी करें बाजू को, तो अगर वो कर रहा है फोर्सफुली सीधा करें जी, सीधा सीधा।
अगर वो ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका C7 ठीक है। C8 जो है ये फिंगर फ्लेक्शन को है, तो अगर फिंगर फ्लेक्शन पेशेंट जो है इजीली कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका C8 वाला जो एरिया है वो ठीक है। करें जी, फिंगर फ्लेक्शन करें, हाँ जी। तो आप इस तरह इसके मायोटोम्स भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद रिलेटेड एरियाज जो हैं उनको आपने लाजमी असेस करना है। तो रिलेटेड एरियाज क्या हैं, आपके सर्वाइकल है, आपकी अपर थोरेसिक वाला एरिया है, तो ये आप देखें कि इधर कहीं कोई पेन तो नहीं है, इसकी वजह से जो पेन है वो आपकी शोल्डर में तो नहीं आ रही। तो अगर वो ऐसा कुछ पेशेंट कंप्लेन करता है तो फिर आपने इन चीज़ों को सबसे पहले देखना है। तो दोबारा हम रिवाइज करते हैं कि आपने सबसे पहले हिस्ट्री डिटेल्ड, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, फिर पैल्पेशन, फिर रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है, एक्टिव एंड पैसिव, उसके बाद आपने न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना है, और उसके बाद रिलेटेड एरिया का एग्जामिनेशन करना है, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट पे आपने कोई स्पेशल टेस्ट अगर परफॉर्म करना है तो वो आप फिजिकली भी परफॉर्म करें, या उसकी आप इन्वेस्टिगेशंस देखें जो वो लेके आया हुआ है, तो उसको आपने ज़रूर देखना है। तो शोल्डर जॉइंट में अगर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है तो लिटिल चांसेस है कि आपके रेडियोग्राफ में कोई चीज़ नजर आए। अलबत्ता जब आप MR स्कैन करवाते हैं, MRI करवाएंगे, तो उसका जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है वो आपको काफ़ी थिक नजर आएगा, और जो उसकी जो इंफीरियर रेसिस है, जो पाउच है इंफीरियर, वो आपको थिक का वो मिलेगी। तो उसमें जो है ना वही जब टाइट हो जाती है, तो इसलिए पेशेंट ओवरहेड ना तो एबडक्शन कर पाता है, ना एक्सटर्नल और ना ही इंटरनल रोटेशन कर पाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन करनी है असेसमेंट करते हुए। जब आप ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में चेक करेंगे तो होपफुली आप जो है प्रॉपर अपने जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है उस तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।